नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। आज के दौर में जहां पर हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी बात कहना चाहता है, तो ऐसे में पब्लिक रिलेशंस की भूमिका कितनी अहम है और एक ब्रांड कैसे बनता है, पब्लिक रिलेशंस की भूमिका उसमें कैसी रहती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस के प्रेसिडेंट कुणाल किशोर जी ज्वाइन कर रहे हैं। कुणाल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। थैंक यू। थैंक यू। सर, पहला सवाल कि हर कोई अपनी बात कह रहा है सोशल मीडिया पे और एकदम से बूम आ रखा है। इस माहौल में क्या ब्रांड्स के लिए पीआर पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? आज के दिन में हम अगर बात करें पीआर की, तो पहले पीआर जो है वो कई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको एक एसेंशियल फंक्शन नहीं मानते थे। बट जिस तरीके से अब सोशल मीडिया और पूरी मीडिया जिस तरीके से इवॉल्व हुई है, पीआर बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल फंक्शन बन चुका है। और वो इसलिए भी क्रिटिकल फंक्शन बन चुका है क्योंकि आज के दिन में आप जो है एडवर्टाइज करके अपने अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। बट जो आपका रेप्यूटेशन, जो आपका इमेज है कंपनी के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, या आपके उस ब्रांड के फाउंडर के बारे में, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने लग गया है ब्रांड के सक्सेस में या कंपनी के सक्सेस में। या कभी कभी इवन जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उनके काम से जो लोगों को फायदा हो रहा है, इन सब को आज के दिन में एक एक तरीके से जनसंपर्क करने का एक तरीका है पीआर। पीआर जो है एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ आपके रेपुटेशन को बिल्ड नहीं करता है, बट आपके रेपुटेशन को ऑल्सो बचाता है ऐसे माहौल में जहाँ पे एआई से आप किसी भी तरीके का कंटेंट बनाकर इंटरनेट पे एज अ रियल कंटेंट दिखाकर एक भ्रामक न्यूज़ फैलाया जा सकता है। और ये अभी के टाइम पे बहुत डेंजरस है, बिकॉज आप समझिए कि एक न्यूज़ जो आग की तरह फैल जाए इंटरनेट पे, जिसमें कोई रियलिटी ना हो और आपके पास कंट्रोल करने का मैकेनिज्म ना हो, जिसमें कि आपके पास पीआर फंक्शन ना हो, पीआर टीम ना हो, ऐसे में वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज 24 घंटे के अंदर एक झूठ जो है वायरलिटी के थ्रू सच बन जाती है, और वो बहुत टाइम लगता है किसी भी एक गवर्नमेंट हो या आपका बिजनेस हो, उस झूठ को वापस से ये दिखाना कि ये एक एजेंडा ड्रिवन कैंपेन था, ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो एक तो रेपुटेशन बनाने की बात करते हैं हम लोग, और दूसरा रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं हम लोग। दोनों तरीके से पीआर बहुत बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है आज के दिन में। पर सर, कई ब्रांड्स जो है ना वो अभी इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प ले रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स की हेल्प ले रहे हैं। तो क्या कोई ब्रांड इंस्टाग्राम रील्स इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे में वास्तव में बहुत बड़ा और सफल बन सकता है? सो अगर अगर मैं पीआर फंक्शन की बात करूं, तो पीआर फंक्शन अल्टीमेटली करता क्या है? पीआर फंक्शन आपको आपकी इमेज को मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने एंड कंज्यूमर, या आप जिनको रीच आउट करते हो, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आपके कंपनी में आपके शेयर होल्डर्स हों, या एम्प्लॉयज हो, या फिर आपके कंज्यूमर्स हो, उन सबको वेरियस मीडियम्स के थ्रू रीच आउट करता है। और इन्फ्लुएंसर आज के दिन में एक नया सेगमेंट आ गया है जो भी आपके पीआर फंक्शन के अंदर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने अपना मेन प्रमोशन जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही बिल्ड किया है। सो आप अगर देखिएगा और आप बात कीजिएगा डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ, के फाउंडर्स के साथ, तो उन्होंने मीडिया को किस तरीके से यूज करना है, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से यूज करना है, ऑल्सो कौन से प्लेटफॉर्म को किस कंज्यूमर से या किस स्टेक होल्डर से जुड़ने के लिए यूज करना है, ये सारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी एक पीआर टीम या आपकी पीआर एजेंसी बनाती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म को, या कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म, और वो मैं ये बात कर रहा हूँ आज के दिन में जिसमें मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कंज्यूमर को रीच कर रहे हैं, तो किसी भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म को यूज करके आप
पूरी की पूरी ब्रांड को बिल्ड नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंसर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है कंज्यूमर आउटरीच के लिए, बट हम ट्रेडिशनल मीडिया को अंडर वैल्यू नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया पे काम करने से आज के दिन में जेंजी और जो यंग ऑडियंस है, जो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, हम उनसे मिस आउट कर जाएंगे। जो बिल्कुल। आज के दिन में टीवी नहीं देख रहे हैं, जो आज के दिन में और कहीं और कोई मीडियम से कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो इन करंट सिनेरियो में बोलूंगा कि हमें हर एक माध्यम के थ्रू अपने श्रोताओं को, अपने लोगों को पहुंचने के लिए इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि इंटीग्रेटेड कैंपेन का आज के दिन में सारे ब्रांड्स को बहुत ही इफेक्टिव जरूरत है। अच्छा, लेकिन सर ये सवाल भी क्लाइंट आपसे ज़रूर पूछता होगा कि भैया मेरा प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है, मेरे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं पीआर में निवेश ना करूं तो क्या मैं यहाँ से और मजबूत ब्रांड खड़ा कर सकता हूँ? ये वही बात है कि आप ये बोलो कि हम आज के दिन में कंपनी बहुत कंप्लायंट है। हम एज अ फाउंडर हम हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, और हम कभी भी ऐसे कोई भी काम नहीं होगा जिससे हमें लीगल और लॉयर की जरूरत हो। और आज के दिन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हो सकता है आपकी कोई भी गलती ना हो, उसके बावजूद एक लॉयर की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज हो सकता है कोई एक ऐसे मुद्दे में आप फंस जाएं जिसमें आपकी गलती ना हो, किसी और की गलती हो, बट उसमें लीगल एडवाइस चाहिए होगा। उसी तरीके से पीआर जो है एक कंसल्टिंग रोल प्ले करता है, जो आपको ये एडवाइस कर पाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कैसे आप मीडिया लैंडस्केप को नेविगेट करें। और ये बहुत, आज मैं बोल रहा हूँ, ये अब एआई टूल के थ्रू और या एआई के जो ग्रोथ को हम देख रहे हैं, उस समय में पीआर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फंक्शन है। और इस क्रिटिकल फंक्शन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन रन करने का अगर सोच रही है तो दे आर एट रिस्क। एंड वो रिस्क जो है वो बोलकर नहीं आएगी, कभी भी आ जाएगी। कोई एक रिपोर्ट, कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट, कोई एक एम्प्लॉय का डिसग्रंटल्ड सोशल मीडिया पोस्ट, या कोई शेयर होल्डर का या कोई कस्टमर का पोस्ट जो वायरल हो जाए, वैसे टाइम पे आप एडवर्टाइज करके अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। आप लीगल होके आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, बिकॉज एक कंटेंट जो है उसको नेविगेट जो है वो एक पीआर ही कर सकता है। तो सिर्फ क्राइसिस के लिए नहीं, बट रेपुटेशन बिल्डिंग के लिए, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए, इन सब के लिए पीआर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुछ सेक्टर्स जो है इस फंक्शन को अभी धीरे धीरे रियलाइज कर रही है, और इस फंक्शन को एक बहुत क्रिटिकल फंक्शन उन सारे सेगमेंट्स में अगले 10 सालों में मैं देखूंगा कि बनते हुए। और वो लार्जली अगर मैं बोल पाऊँ, एमएसएमई सेगमेंट जो है वो धीरे धीरे दे आर वार्मिंग अप टू पीआर, बिकॉज बहुत सारे एमएसएमई नाउ आर बिकमिंग लिस्टेड कंपनी। तो जब आप लिस्टेड कंपनी बन जाते हो तो आप सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से अपने शेयर होल्डर्स की को वो स्टोरी बिल्ड नहीं कर सकते हो। आपको शेयर होल्डर्स को बताना बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि आपके बिजनेस के प्लान्स क्या हैं आगे, किस तरीके से दे शुड सी एंड स्टे इन्वेस्टेड इन योर कंपनी, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। तो सिर्फ एक एजीएम के थ्रू आप वो नहीं अचीव करते हो। पीआर में कंसिस्टेंटली आप मीडिया के थ्रू ये कहानी बिल्ड कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन का। पर ये जो आप क्लाइंट्स को बताते हो, जैसे आपने बताया कि बहुत एमएसएमईज भी हैं जो अब पीआर कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सर उनके सामने पीआर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, या फिर मार्केटिंग कैंपेन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, या फिर सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, फिर क्लाइंट बोलता है कि पूरा पैकेज बताओ कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? एक्चुअली एक के वर्सेस दूसरा नहीं है। आपका एडवर्टाइजिंग एक अलग रोल प्ले करता है। डिजिटल जो है वो डिजिटल का कुछ पोर्शन जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए होता है, कुछ पोर्शन जो है वो पीआर के अंडर आता है। जैसे कि
आपको किसी पोर्टल में एडवर्टाइज करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, या आपका आईपीओ आने वाला है जिसमें आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो एडवर्टाइजिंग होता है। बट अगर मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, एक कार आ रही है नई और उस कार के बारे में एक अच्छा रिव्यू करवाना है, तो उसी डिजिटल में जहाँ पे आप एडवर्टाइज कर रहे हो वहाँ पे आपको पीआर की रिक्वायरमेंट हो। तो मोटा मोटा ये बात है कि आप एक को छोड़कर दूसरा नहीं कर सकते, कि अब मैं ये बोलूँ कि आप सिर्फ पीआर कर लो और डिजिटल मत करो। ऐसा भी नहीं हो सकता है, और सिर्फ एडवर्टाइज करो और पीआर मत करो, ये भी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो मतलब ग्लोबली बड़ी सी बड़ी कंपनी जो है, जिनको कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, जो एक बहुत एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है, जैसे एप्पल हो गया, आईबीएम हो गया, इन सब के इन सब के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीआर टीम इंटरनली भी है, और वो पीआर एजेंसीज के साथ भी काम करती है। तो अगर किसी को ये गलतफहमी है कि पीआर जो है वो इज ओनली मेंट फॉर पीपल हु आर नॉट एस्टेब्लिश्ड, ये गलतफहमी है। पीआर आज के दिन में बेस्ट ऑफ द कंपनीज टू बेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स टू बेस्ट ऑफ द पीपल, इवन इंडिविजुअल्स आर यूजिंग द फंक्शन। तो आज के दिन में आपको अगर पीआर का मैं बता पाऊँ, तो एनजीओज भी काम करते हैं पीआर के साथ, आपके कंपनीज भी काम करती हैं, आपकी स्टार्टअप्स भी काम करती हैं पीआर के साथ, आपके गवर्नमेंट्स भी काम करते हैं। कुछ कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का अलग नीड होता है, आपका बाकी ट्रैवल टूरिज्म डिपार्टमेंट का अलग नीड होता है, स्टेट ऑन इट्स ओन का अलग नीड होता है। तो आप आज अगर देखिएगा तो पीआर का रिक्वायरमेंट जो है वो अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द सेक्टर। ये आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बता दी कि इंडिविजुअल जितना मर्जी पावरफुल हो लेकिन पीआर की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा प्रश्न यही था कि अगर कोई सीईओ बोले कि मेरी तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरे को अब कंपनी की अलग से ब्रांडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत होगा। अगर स्ट्रांग पर्सनालिटी है सीईओ की, उसकी पर्सनल ब्रांड भी बहुत स्ट्रांग है, तब भी पीआर कंपनी उसके साथ काम कर सकती है। जी जी जी, ये आप करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ग्लोबली इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बड़ी कंपनियां मेक इट एसेंशियल कि हमारे पास एक वेरी इफेक्टिव पीआर टीम हो। चाहे वो समटाइम्स कुछ ब्रांड्स जो हैं वो पीआर टीम इंटरनली बिल्ड करते हैं, कुछ कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू काम करते हैं, जैसे हम लोगों के थ्रू काम करते हैं। बट ये हर किसी के लिए जरूरत है ये आज के दिन। सर अगर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं, अगर उनको बताना हो कि कैसे एक ब्रांड में आप लोगों का ध्यान उन आकर्षित करते हो और फिर उसको धीरे धीरे करके बिल्ड कैसे करते हो, तो कोई स्ट्रैटेजी आप बता सकते हैं? अलग अलग ब्रांड्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, और अलग अलग ब्रांड्स के स्टेजेस पे, कंपनी के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, अब वो स्टार्टअप इनिशियली जब प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहा होता है, जब वो कंज्यूमर को आउटरीच नहीं कर रहा होता है, उस वक्त उसको चाहिए कि कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। वो इन्वेस्टर को या फिर हर ही आप किसी नेटवर्क के थ्रू रीच आउट करे, या फिर वो मीडियम को यूज करते हुए ये बात को आगे बढ़ाए कि वो किस स्पेस में अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है। मान लीजिए एक फाउंडर है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना कंपनी स्टार्ट करता है। अब वो 1 या 2 साल उस कंपनी को बिल्ड करने में जिसमें आप कहते हो कि ग्राउंड वर्क करने में जाता है, जिसमें प्रोटोटाइप बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। जब आपका प्रोडक्ट प्रोटोटाइप से मार्केट रेडी होता है, उस बीच में भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है टू कीप इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। और उसके बाद भी जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की जरूरत होती है, तब भी आपको इन्वेस्टर की जरूरत होती है। ऐसे में हम पीआर एजेंसी बहुत इफेक्टिव होती है, बिकॉज वो उस स्टार्टअप की कहानी जो है वो अलग अलग मीडियम के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, मीडिया हाउसेस के थ्रू, डिजिटल नेटवर्क के थ्रू, वो मल्टीपल लोगों तक पहुंचाती है। और ये जो इन्वेस्टर्स, चाहे वो ग्लोबल और नेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके ट्रैकर्स या ट्रैकिंग टीम जो है, वो ऐसी कंपनियों की कहानी जो, चाहे वो किसी मीडिया हाउस के थ्रू देखा हो या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू देखा हो,
उनसे आउटरीच करती है। मतलब कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स के साथ हमने काम किया हुआ है जहाँ पे हमारी कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी जो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेली में छपी है की वजह से एक इन्वेस्टर उनको रीच आउट करता है एंड फिर डिसाइड करता है कि दे इन्वेस्ट मोर देन 10 मिलियन इन देयर कंपनी। तो हर बिजनेस की अलग अलग नीड होता है। अब जैसे अगर एक बड़ी इस्टेब्लिश्ड फैमिली ऑन एंटरप्राइज है, जैसे आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है क्योंकि उनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, उसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। उनको गवर्नमेंट को भी बताना होता है कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं, और कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। उनको अपने एम्प्लॉयज को भी इंगेज करके रखना है कि क्यों ये कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है काम करने के लिए, और उनको अपने प्रोडक्ट्स भी बेचने होते हैं। तो मल्टी लेयर्ड अप्रोच में हम काम करते हैं यूपीआर। और हर किसी का, मतलब हर ब्रांड और हर लीडर, मतलब मैं ये भी आपको बता दूं कि कभी कभी आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे होगे, चाहे वो आप समझ लो कि आप हेडफोन की ब्रांड को ले लो, और आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, बट दो अलग अलग लीडर जो है वो दो अलग अलग ब्रांड को लीड कर रहे हैं। तो उस लीडर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ना आप देखोगे कि वो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता है। कुछ लीडर जो है वो बहुत अग्रेसिव पीआर करवाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि एवरी अदर डे देयर ब्रांड शुड बी विजिबल इन द मीडिया। कुछ लीडर बोलते हैं कि हम बहुत सिलेक्टिव जाएंगे, बट हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करेंगे। दोनों में से कोई गलत नहीं है। दोनों का अप्रोच सिर्फ ये है कि विजन क्या है लीडर का, और एक पीआर टीम जो है एक लीडर के विजन के बेसिस पे ही स्ट्रैटेजी रिकमेंड करती है एक ब्रांड को और एक बिजनेस को। तो इसमें ये ऐसा भी नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला सिनेरियो। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स अ वेरी वेरी डिफरेंट ट्रीटमेंट, और वो हम एसेस करते हैं जब भी हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं। तो हमारे पास एक ब्रीफिंग लेने का एक तरीका होता है। कई बार क्लाइंट जो है एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसको हम आरएफपी कहते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, फिर हम उसके बेसिस पे हम अपना स्ट्रैटेजी देते हैं। सो ये एक पूरा तरीका है जिसमें हम हर वक्त कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को। पर क्लाइंट्स की तरफ से तो बोला जाता होगा ना, मैक्सिमम रीच कर दीजिए, सबसे ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी मेरे प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं फॉर एग्जांपल, और आपने टारगेट ऑडियंस को टैप करना शुरू कर दिया, तो मैक्सिमम रीच, विजिबिलिटी, यही माना जाए कि अगर वायरल हो जाए प्रोडक्ट तो वो ब्रांड बन गया। हाँ, सो ये ना जनरल अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक की, बट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उनको ये पता है कि एक प्रोडक्ट जो है और उसकी वायरलिटी जो है एक बिजनेस को नहीं खड़ा करती है। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि एक कोई कार ब्रांड है, उसकी एक कार आती है, और वो कार जो है वो अपने आप वायरल हो जाती है बिकॉज वो इतने सारे रिव्यूअर्स जो हैं उसको देखकर अच्छा रिव्यू करके उन्होंने बोल दिया कि ये कार जो है अपने सेगमेंट में बेस्ट कार है। बट वो सिर्फ एक कार जो है उस पूरे ब्रांड की कहानी नहीं है। उस उस ब्रांड में वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी क्या है, उसकी एक कहानी है। वो कंपनी जो है अगर लिस्टेड है तो उसकी एक अलग कहानी है। कंपनी में अगर अगर आपके जो की लीडर्स हैं और वो बहुत डायनेमिक है तो उनकी एक अलग कहानी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पीआर एक इवेंट नहीं है, ये मैराथन है। ये आपको हर वक्त अपने जर्नी में यूज करना पड़ेगा। जैसे अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि आप आपको एक्सेल शीट आता है और आप सारा डेटा एंट्री कर लेंगे तो आपको अकाउंट्स टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही उसी तरीके से जैसे हर बिजनेस फंक्शन में आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है, उसी तरीके से कंपनी के अंदर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें उन्हें अलग अलग स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। जैसे एडवर्टाइज करने के लिए एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, इवेंट को हैंडल करने के लिए इवेंट प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, उसी तरीके से पीआर को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस पीआर एजेंसीज एंड पीआर प्रोफेशनल्स चाहिए होती हैं।
और ये मार्केटिंग फंक्शन का एक कंप्लीट लूप होता है जिसमें एडवर्टाइजर्स, पीआर प्रोफेशनल्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज, ये सब मिलजुल कर इस कंपनी के इफेक्टिव मार्केटिंग को देखते हैं। अच्छा, पर अगर प्रोडक्ट वायरल हो गया, पीआर एजेंसी ने उसके लिए हेल्प भी कर दी, अगर सपोज करो वायरल कोई चीज़ हो जाती है पॉजिटिव सेंस में वो तो ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वायरल होती है और वो नेगेटिव सेंस में वायरल हो जाती है, ब्रांड को हिट होता है, तो उसमें भी पीआर एजेंसी हेल्प कर सकती है क्या? या उसमें पीआर ही हेल्प कर सकती है और कुछ नहीं हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंटेंट वायरल हो जाता है, और मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कंटेंट वायरल हो जाता है जिसमें कि एक फाउंडर जो है या एक सीईओ जो है अपने एम्प्लॉयज से बात कर रहा है, और एम्प्लॉयज से जो वो बात कर रहा है, उस बात करते हुए उस फ्लो में उसने एक एक नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर लेता है, उस सेगमेंट को चंक को काट कर किसी ने उस वीडियो को वायरल कर दिया और ये कह दिया कि ये इनका कल्चर है, तो आप उसको एडवर्टाइज करके नहीं कट कर सकते। आपका एक पूरा प्रोसेस होगा, स्ट्रैटेजी होगा कि किस तरीके से ये जो वीडियो है, हाउ इज इट सिटिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंस, कि सबसे पहले आपके एम्प्लॉयज आपके बारे में क्या सोचेंगे, फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, फिर आपका जो इन्वेस्टर ग्रुप है वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। सो एक अलग अलग ऑडियंस है, और अलग अलग ऑडियंस के अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर, और उसको आप एक एक करके सॉल्व करते हो। इसी को कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वेयर क्राइसिस के टाइम टाइम पे आप कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करते हो टू इफेक्टिवली गेन बैक योर लॉस्ट ट्रस्ट, लॉस्ट रेपुटेशन। आपका जो भी एक रेपुटेशन लॉस हुआ है उसको किस तरीके से आप वापस अचीव कर सकते हो, ये काम सिर्फ पीआर एजेंसी करती पर ये क्या फिर जैसे हो गया क्राइसिस मैनेजमेंट की शुरुआत, तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ता होगा, कैसे फायर फाइटिंग करते हो फिर आप? है। अलग अलग एक्चुअली इसकी कोई एक तरीका नहीं होता है। सबसे पहले तो आप इंटरनल असेसमेंट करते हैं कोई भी क्राइसिस को, उसकी सच्चाई और तह तक जाते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें कंपनी की एक्चुअल गलती क्या है या इट इज़ अ फेक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अगर आपको पता चलता है कि कुछ जो इंफॉर्मेशन गया है वो रियल है एंड उसमें एक गलती है, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से कॉन्वर्सेशन करके उनसे डिटेल मांगा जाता है। फिर हम उस पर्टिकुलर क्राइसिस सिचुएशन में एक इफेक्टिव स्पोक्स पर्सन को बिल्ड करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। मोस्टली उस केस में जो भी क्राइसिस है, अगर मान लो एम्प्लॉय लेड क्राइसिस है तो चीफ सीएचआरओ आपका होता है, चीफ एचआर हेड जो होता है आपके, वो स्पोक्स पर्सन बनता है। अगर एक प्रोडक्शन यूनिट में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो हेड ऑफ द प्रोडक्शन उसका स्पोक्स पर्सन बनता है उस क्राइसिस का। इनिशियली आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप सिचुएशन को एसेस करते हुए एक आपकी एक्नॉलेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइलेंस, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं साइलेंस, और बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज भी स्ट्रेटेजिक साइलेंस को यूज करती हैं। वो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके बिजनेस में compliances आर वेरी वेरी क्रिटिकल। compliances वुड मीन कि आप आपके काम से गवर्नमेंट और इन सब से रिलेटेड होता है, तो वैसे में स्ट्रेटेजिक साइलेंस रिक्वायरमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 80% ऑफ द केसेस, योर रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स शोज कि आप कितने एज अ बिजनेस कितने मच्योर बिजनेस हो, जो एक उठी हुई क्राइसिस सिचुएशन में आप फोर्थराइटली सामने आकर उसको एड्रेस करते हो। एंड हमारे पास इंडिया में बहुत सारी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसमें बड़ी क्राइसिस हुई है, जैसे पेप्सी का एक टाइम पे हुआ था, मैगी का एक टाइम पे हुआ था, यस। जिसको फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीआर helped the brand to actually gain back the confidence of consumers and other shareholders. बिल्कुल अब कनेक्ट हो पा रही हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे आपने मैगी का जिक्र किया, तो उस समय जब ये हुआ था उनके साथ, जब उनको क्राइसिस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, तब मैंने इंटरव्यू लिया था टॉप मैनेजमेंट का, और एक लीडिंग चॉकलेट ब्रांड था उसमें, तो फिर कीड़े निकलने की खबर आ गई थी, तो उसमें भी फिर क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस है। तो कंज्यूमर ट्रस्ट को गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है,
या फिर नहीं हो जाता है ओवर पीरियड टाइम? अगर आप ब्रांड स्ट्रांग है तो पीआर कंपनी कर देती है। एक्चुअली क्राइसिस में मैं सिर्फ ब्रांड्स की बात ही क्यों करूं, क्राइसिस तो आज के दिन में किसी के साथ भी हो रहा है, इंडिविजुअल्स के साथ भी हो रहा है। समय रैना के साथ जो हुआ वो क्राइसिस से कम नहीं था। वो भी पूरा का पूरा एक मीडिया सर्कस बिल्ड होता है उसके अराउंड। एंड व्हेन आई से मीडिया सर्कस, आई डू नॉट मीन टू से कि ये एक तरीके से फन वे में, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें एक पब्लिक फिगर जो है इन्वॉल्व होता है, वो उसके अराउंड कुछ एक्टिविटी होती है, तो ये जाहिर सी बात है कि मीडिया जो है वो इनमें इंटरेस्ट लेगी और वो उस बातों को बार बार रिपोर्ट करेगी। बट कोई भी क्राइसिस इतना क्रिटिकल नहीं होता है कि वो बिजनेस को किल कर पाए, अगर उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहाँ पे यू हैड अ प्रोफेशनल पीआर टीम जो कि आपको आपकी क्राइसिस को मैनेज कर रही थी, बट क्राइसिस जो है वो स्टिल मैनेज नहीं हुआ है। एक दो रॉन्ग एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, जिसमें कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो है थोड़ा गलत चला गया था, जिसकी वजह से उस टाइम जो क्राइसिस चल रही थी वो थोड़ी और बड़ी हो गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक इंसान जब बीमार होता है तो वो कोशिश करता है कि वो बेस्ट डॉक्टर के पास जाए जो उसमें एक्सपर्ट हो। तो ये भी बहुत बहुत क्रिटिकल होता है कि क्या आपके पास आपकी टीम में वो कैपेबिलिटी है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैच्योरिटी है कि आपको क्राइसिस के थ्रू नेविगेट करवाए, या उसमें गलती ये हो जाए कि वो क्राइसिस को और बड़ा कर दे। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल होता है, और इसमें इवैल्यूएशन ऑफ योर पार्टनर या आपकी इंटरनल टीम जो ये क्राइसिस को मैनेज कर पाएगी या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। सर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में है, तो ये पब्लिक रिलेशन सेक्टर में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप आता देखते हो, और क्या ये हेल्प कर रहा है या फिर एक चुनौती है जॉब्स के लिए? एक्चुअली ये अभी अगर मैं बोलूँ, इन जो हमने काम देखा है एआई को जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, ये हमारे पूरे फंक्शंस को, पीआर फंक्शन को बहुत इफेक्टिव करने वाला है आने वाले टाइम में। और मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेने वाला है। हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स दे आर एडेप्टिंग, वो एआई को अडेप्ट कर रहे हैं। कंटेंट मेकिंग में, इंफॉर्मेशन मैपिंग में हम किस तरीके से क्विक मॉनिटरिंग कर पाएं कि हमारे ब्रांड के बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, और फिर उसके ऊपर हम क्विक रिएक्शंस दे पाएं। तो राइट फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट विच इज क्रिएटिव कंटेंट, टू जनरेटिंग कंटेंट, टू मैपिंग एंड लिसनिंग कि हमारा क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारे ब्रांड की सेंटिमेंट है, ये सब चीजों में एआई एआई आ गया है। और हम सिर्फ उसमें नहीं, हम धीरे धीरे एआई अपने वर्किंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में भी डाल रहे हैं, कि सिर्फ हम उसको टूल की तरह यूज ना करें, हम कुछ उसको अपने सिस्टम में ऐसे इंटीग्रेट कर लें कि हम और इफेक्टिव हो जाएं, और हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर जो है वो मिनिमल हो जाए। सो एआई आपके लिए खतरा नहीं। एआई वो वैसा ही है जब, और मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि जब इंटरनेट आया था और जर्नलिस्ट एक टाइम पे लाइब्रेरी जाते थे, रिसर्च करते थे सब्जेक्ट के बारे में, फिर वो कंटेंट लिखते थे। जब गूगल आ गया तो कई सारे वो जर्नलिस्ट जो ये काम करते आए हैं वो गूगल को लुक डाउन अपॉन करते थे कि यार आप तो गूगल करके इंफॉर्मेशन ले आए हो, हमें तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था। तो आज वही हो रहा है एआई के साथ, जिसमें कई लोग बोलते हैं अरे ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, बट आने वाले टाइम में एआई जनरेटेड कंटेंट भी एक नॉर्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे साथ टूल इवॉल्व हो रहे हैं, एआई को इधर खतरा या एआई को लुक डाउन अपॉन करना बहुत बड़ी गलती होगी। कंपनियों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी जॉब मार्केट में अभी हैं या जॉब मार्केट में घुसने वाले हैं, उनके लिए बहुत क्रिटिकल होगा कि ये एआई को अडॉप्ट करें, एआई को अपने जिंदगी का एक
हिस्सा बनाएं और उसको जितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं वो लर्न करें, बिकॉज आने वाले टाइम में ये एआई भी बहुत क्विकली इवॉल्व कर रही है। फ्रॉम एक 1.5 या 2 सालों में आप देखोगे तो एआई का एवोल्यूशन भी जो है वो बहुत फास्ट रहा है, और उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि आप पीछे ना छूट जाएं। आप एआई को अडॉप्ट कीजिए, एआई के साथ जितना आप वो कर सकते हैं, अपने फंक्शनिंग में यूज कर सकते हैं, उसको यूज कीजिए। सर लेकिन स्टार्टअप्स ना अपनी बात सही से लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो सपोज कीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 10 लाख का किसी का बजट है, उसको एलोकेट करना है इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पीआर, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? आप उसको कैसे स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आगे कैसे बढ़े? अगर 10 लाख मार्केटिंग का बजट है जो उनके पास है, वो अलग बात है। अगर 10 लाख ही है उनके पास, तो मैं बोलूंगा कि अभी कुछ मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में रखना चाहिए। एक एक टाइम आता है जब आपको मार्केटिंग फंक्शंस में अलग 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 प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। जब आप मार्केट रेडी हो, या जब आप मार्केट रेडी भी छोड़ दीजिए, एक स्टेप पीछे जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके उस ऑफिस प्रेमिसेस के अलावा आपको कुछ ऐसे लोगों से बात करनी है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट रेडी ना हो, चाहे आप मार्केट जाने के लिए रेडी ना हो, बट आपको कुछ ऐसे लोगों से बात करनी है जो आपकी बिजनेस में बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। जैसे इनिशियल इन्वेस्टर्स जो आते हैं, जो कि एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सीड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन पीआर को यूज कीजिए। पीआर के थ्रू आप अपनी कहानी, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया है, बहुत सारे ट्रेडिशनल मीडिया है जो स्टार्टअप्स को डेडिकेटेडली कवर करती हैं। और वो स्टार्टअप को आपकी एक पीआर टीम, जो जो इंटरनल भी हो सकती है, एजेंसी भी हो सकती है, वो बिना किसी पैसे खर्च किए हुए अर्न तरीके से अपनी कहानी को अपने शेयर होल्डर्स को बता सकते हैं। वो आपका खर्चा सिर्फ एक पीआर एजेंसी को हायर करने का हो या एक पीआर प्रोफेशनल को सैलरी देने का हो। तो पीआर, मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम टू रीच लार्ज ऑडियंस टुडे। सर लास्टली, वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस की जर्नी अभी तक कैसी रही है, और आने वाले 5 साल में आप वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस को कहाँ देखते हो? 2007 में हमने कंपनी चालू करी थी, और 3 लोग हम थे। आज के दिन में हम बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। 25 अलग अलग इंडस्ट्रीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। और एक रीसेंट इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे बिजनेस लाइफ में हुआ है, जो कि हम इंडिया के पहले पीआर फर्म है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। और इस ये एक सिर्फ माइलस्टोन कंपनी की नहीं है, बट ये हमारी इंडस्ट्री का माइलस्टोन है। और इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखता हूँ कि एज ए लिस्टेड कंपनी आने वाले टाइम में पीआर कंपनीज को किस तरीके से इवैल्यूएट करेगी, क्या वो कंपनीज जो है वो एक शेयर होल्डर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ये बहुत डिपेंड करेगा कैसे हम परफॉर्म करते हैं इस मार्केट में। एंड और हमारे लिए अभी आज के दिन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर तरीके से वो काम करें जिसमें हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखा सकें। फॉरवर्ड प्रोजेक्शन की बात मैं नहीं कर सकता एज ए लिस्टेड कंपनी, बट मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि हम कुछ ऐसे सेगमेंट्स में जा रहे हैं जिसमें हमारी हम नया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हमने काम करना चालू किया पिछले साल में। हम हेल्थ केयर में अपना काम बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास पीआर के अलावा और कोई माध्यम नहीं होता है अपनी कंज्यूमर तक या अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचने के लिए। हम बीएफएसआई सेगमेंट्स को बिल्ड कर रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्यू टू एआई में ऐसे कंपनीज को हम पीआर सर्विसेज दे पाए, उस पे हम फोकस बढ़ा रहे हैं अपना। और आने वाले टाइम में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो एआई लेड प्लेटफॉर्म्स में रहेगा। इस साल हम क्लैन कनेक्ट में मैसिव इन्वेस्ट करेंगे, जो कि एक टेक बेस्ड इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म है।
जो ब्रांड्स और गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है इन्फ्लुएंसर कैंपेन करने के लिए, और उसमें एआई इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है जो कैंपेन को इफेक्टिव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड ऑल्सो हमारी कंपनी जो है वो सिर्फ पीआर में नहीं है, वैल्यू 360 पीआर करती है। हमारी दूसरी कंपनी पॉपकॉर्न जो है वो क्रिएटिव एजेंसी है, जो डिजिटल और क्रिएटिव दोनों देखती है। और हमारा इन्वेस्टमेंट जो क्लैन कनेक्ट में होने वाला है उससे हम इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स भी इंटीग्रेट करके काम कर पाएंगे। और अगले 5 सालों में हमारी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक फुल सर्विस कम्युनिकेशन फर्म हो, जिसमें एक ब्रांड जो है वो अपनी पीआर से लेके क्रिएटिव वर्क से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके अपनी डिजिटल रिक्वायरमेंट सब कुछ हमारे साथ इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर पाएंगे। और फोकस ये भी रहेगा कि किस तरीके से हम इंडिया जैसे सिमिलर मार्केट में आउट ऑफ इंडिया एक्सपैंड कर पाए। और व्हेन आई से इंडिया जैसे सिमिलर मार्केट में, बिकॉज मैं ये 5 साल की जर्नी की बात कर रहा हूँ। आगे के टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन ग्लोबल मार्केट थोड़ा और बढ़ाएं। बट फिलहाल ये अगले 5 सालों में हम ये भी कोशिश करेंगे कि बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो बहुत सिमिलर टू इंडिया है ऑपरेशंस में, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। हम ऐसे मार्केट्स में स्लोली वेरी वेरी फ्रूगल तरीके से उस मार्केट में हम ग्रो करेंगे। एंड पीआर इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है, प्रोजेक्शन भी अच्छे हैं पीआर इंडस्ट्री के ग्रोथ के। सो आई एम वेरी बुलिश कि आने वाले टाइम में हमारे लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है। और स्पेशली आप जितना भी ग्लोबल रिपोर्ट्स पढ़ोगे, एआई के इन्वेंट से लोग जो है अब गूगल नहीं कर रहे हैं, अब चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उनके रिसर्च जो है वो अब चैट जीपीटी और क्लॉड इन सब पे हो रहा है। तो एक अलग रिक्वायरमेंट आने लगती है जो सिर्फ पीआर फुलफिल कर सकता है, और कोई फंक्शन उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। जिसमें हम लोगों को जो वो रिसर्च कर रहे हैं कि बेस्ट कार इन अंडर 20 lakhs, उसमें हम किस तरीके से अपनी ब्रांड को उस सर्च में रिफ्लेक्ट करवा पाए, ये एक रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और हम उस तरफ बिल्ड कर रहे हैं। बिकॉज अगर मान लो चैट जीपीटी रिकमेंड नहीं कर रहा है कि ये ब्रांड अच्छा है, और या फिर नाम शो ही नहीं कर रहा है, तो कंसिडरेशन सेट से भी निकल जाओगे अगले 10 years में ऐसे ब्रांड्स। सो ये क्रिटिकल है कि ब्रांड्स स्टार्ट टू सी कि ये डायरेक्शन में जा रहा है लोग। और लोग जो हैं वो अब अपने रिसर्च को गूगल से उठाकर अब एआई टूल्स पे ले आए हैं। तो किस तरीके से आप एआई में अपने अपने ब्रांड्स के बारे में इंश्योर करें कि वो ब्रांड जो है वो विजिबल है सर्चेज में ऑफ एआई। राइट सर। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ग्रोथ जर्नी बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू। थैंक यू।